सवालों के उत्तर नहीं थे, उन सवालों के उत्तर में भी कुछ सवाल खड़े करने की जरूरत थी, वो नहीं किए गए। हम लोगों के सामने कुछ विषय हैं वो जो रखते हैं, और ये करने के लिए हम क्या करना है, तो वी हैव टू चेंज द डिस्कोर्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको एडवोकेसी करनी है तो डिबेट उनके बिंदुओं पर नहीं होगी, डिबेट हमारे इश्यूज पर होगी। ये जितने लोग यहां उपस्थित हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के लोग हैं, चाहे वो लीगल इश्यूज के जोड़ लोग हैं, या समाज के एक्टिविस्ट हैं, सबको मिलकर क्या करना है, तो सबको मिलकर डिस्कोर्स बदलना है। जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स क्या है? 3 मिथ हैं जो हमको समाप्त करने हैं। एक मिथ है मिथ ऑफ डिस्प्यूट, जम्मू कश्मीर विवाद है। जम्मू कश्मीर विवाद नहीं है, इसीलिए हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑन जम्मू कश्मीर छापी। 8 लीगल डॉक्यूमेंट है, नोवा नहीं है। कम एंड प्रिसाइज योर डिबेट ऑन डॉक्यूमेंट। वो कभी डॉक्यूमेंट पे नहीं आएंगे, वो भाषणों पर आएंगे। नेहरू जी ने ये कहा, माउंटबेटन ने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा। दुनिया के अंदर किसी के भाषण, किसी के पत्र, किसी के वक्तव्य, किसी पार्टी के रेजोल्यूशन कभी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते। हमें किसी के भाषण, किसी के वक्तव्यों को उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। दे आर नॉट लीगल डॉक्यूमेंट। ये 8 लीगल डॉक्यूमेंट है। आइए पढ़िए, डिबेट को प्रिसाइज कीजिए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट क्या कहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अमेंडेड इन 1947 क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्टेंस बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या कहता है? वंस गवर्नर जनरल हैज एक्सेप्टेड मींस प्रोसेस ऑफ एक्सेशन कंप्लीट। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने प्रोक्लेमेशन किया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया 25 नवंबर 1949 को। J&K इंडियन रिपब्लिक का पार्ट हो गया। शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 में 15 नंबर स्टेट J&K। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई कंफ्यूजन खड़ा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी फोरम के ऊपर आज तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे दावा नहीं किया। मेरे साथ बहुत बार लोग कहते हैं आप इतनी अथॉरिटी से मत बोला करो। मैं कहता हूं मैं बिल्कुल फुल इससे दुगनी ताकत के साथ बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं क्योंकि पाकिस्तान यूएन में नहीं गया था, यूएन में हम गए थे ऑन क्वेश्चन ऑफ एग्रेशन, ऑन डिस्प्यूट नहीं गए थे। यूएन के रेजोल्यूशन ने संतुष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान को इक्वेट नहीं किया। अगर इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट होता तो यूएन कभी यह नहीं कहता अनकंडीशनल विड्रॉल ऑफ फोर्सेस सेंट और मेंटेन्ड बाय पाकिस्तान। वो कहता अनकंडीशनल विड्रॉल ऑफ फोर्सेस सेंट और मेंटेन्ड बाय इंडिया पाकिस्तान बोथ। उन्होंने भारत पाकिस्तान को इक्वेट नहीं किया। हमने कहा वहां एजेके की गवर्नमेंट बन गई, एजेके की आर्मी। उन्होंने कहा एजेके आर्मी वुड बी डिसआर्म्ड, एजेके गवर्नमेंट वुड बी डिसबैंडेड। हु वुड लुक आफ्टर द एरिया? इंडिया वुड मेंटेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोर्सेस। भारत को सेना नहीं हटानी थी। डिस्प्यूट होता तो मल्टी कंट्री फोर्सेस होती। डिस्प्यूट हमारे दिमाग में है, हमारे कंफ्यूजन है डिस्प्यूट को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया के किसी भी देश ने कभी भारत और पाकिस्तान को इक्वेट नहीं किया। हां, उस समय के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के अंदर जिसको कहा जाता है अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अपनी अपनी पोस्टिंग्स होती थी, लेकिन ऑन द टेबल ऑफ द डॉक्यूमेंट इंडिया वाज नेवर इक्वेटेड विद पाकिस्तान एट पार। भारत के क्लेम को किसी ने चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में J&K नहीं है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 15 नंबर ऑफ स्टेट है। और इसलिए 1963 की साइनो पाक ट्रीटी में, साइनो पाक की ट्रीटी के अंदर लिखना पड़ा दिस इज ए ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान फॉर द एरियाज ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर कॉन्टिग्यूअस टू जिनजियांग ऑफ चाइना प्रेजेंटली इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का क्लेम था तो वो कहता कि ये पाकिस्तान है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में किसी को आजाद रहने का प्रावधान नहीं था, केवल 2 प्रावधान थे, आइदर टू एक्सीड इंडिया और टू एक्सीड पाकिस्तान। अगर किसी ने एजेके की बात की है तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इसके लिए परमिट नहीं करता। समस्या हमारी यह है कि हमने कभी एडवोकेसी नहीं की, हमने कभी अपने तथ्यों को समझा नहीं,
हम उनके तथ्यों के जाल में उलझते, उनके प्रश्नों के जाल में उलझते चले गए। जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में कोई विशेष दर्जा नहीं मिला। 1950 में संविधान बना था, 4 तरह की स्टेट थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए स्टेट कौन सी थी? अर्स्टवाइल डोमिनियन की स्टेट्स, जो ब्रिटिश डोमिनियन, जो भारत बना 65%, उसके जो राज्य थे वो पंजाब था, वो सीपी बराड़ था, वो मद्रास था, मुंबई था, वो राज्य। पार्ट बी स्टेट प्रिंसली स्टेट्स, जो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स आई, मेवाड़ स्टेट्स ऑफ यूनियन, मध्य भारत स्टेट्स ऑफ यूनियन, सौराष्ट्र स्टेट्स ऑफ यूनियन, कोचीन, ट्रेवनकोर, मैसूर, जम्मू कश्मीर। पार्ट सी, इन्हीं में से कुछ छोटी स्टेट्स थी, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल। और पार्ट डी थी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस तरह के राज्य। अगर जम्मू कश्मीर को कोई अलग दर्जा देना होता तो एक पार्ट ई बनता, उसमें जम्मू कश्मीर रखा जाता। जम्मू कश्मीर को बाकी पार्ट बी स्टेट्स की तरह रखा गया। उन्हीं पार्ट बी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर रहा जिसमें मेवाड़ था, जिसमें मैसूर था, जिसमें कोचीन, ट्रेवनकोर था। किसी ने कहा फिर अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनी? हर पार्ट भी प्रिंसली स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, केवल जम्मू कश्मीर की नहीं बनी, सबकी बनी। दैट वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ प्रिंसेस एंड ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बीच में सितंबर में फैसला हुआ, ऑल द स्टेट्स वुड हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, स्टेट्स वुड पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। थर्ड, ultimate, the sovereignty lies in people. That was the commitment of Congress. So ratification of accession would be done by assemblies. विलय का अनुमोदन होगा असेंबलीज के द्वारा। They would make their own constitution, वो अपना संविधान बनाएंगे, as well accept the jurisdiction of union constitution over their states. ये फैसला था, केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था, हर राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 3 के चुनाव हो गए थे, बाकियों के प्रोसेस में थे, जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता था, इसीलिए 370 युद्ध था। चुनाव कैसे था, असेंबली कैसे बनेगी? क्या इंडियन रिपब्लिक का पार्ट नहीं बनेगा? क्या भारत का संविधान लागू नहीं होगा? क्या एक अरेंजमेंट बना लो, जब तक संविधान सभा नहीं बनती तब तक राज्य सरकार की सहमति से जो लागू करना कर लो, जो बच जाएगा, जो जरूरी है वो अभी लागू कर लो, बाकी असेंबली बनेगी, सब विषयों पर विचार करेगी, विचार करके वो अनुमोदन कर देगी और 370 की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ये कल्पना थी कि जो नोटिफिकेशन हुआ, दैट वाज नॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका नोटिफिकेशन है प्रजा सभा, अर्स्टवाइल वुड बी नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली, टू परफॉर्म द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो। कल्पना यह थी कि असेंबली तो 5 साल चलेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम 2 साल में ही हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे, हमारा काम पूरा, असेंबली चलती रहेगी। आर्टिकल 370 ने कोई विशेष दर्जा नहीं दिया, दैट इज ए फ्रॉड। देश में डिबेट होनी चाहिए। किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं था, वो फ्रॉड हुआ 1952 में, सारी संविधान सभा का मैनिपुलेशन हो गया, 75 के 75 एमएलए शेक किया गया, अपोजिशन के सब नॉमिनेशन कैंसिल हो गए। तब उसने पहली बार कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं करता था, क्योंकि असेंबली में होना था। उस समय अगर हिम्मत होती, देश के अंदर कोई योग्य प्रशासक होता, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। नेहरू जी कभी भी एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो प्रशासक नहीं थे, स्टेट्समैन नहीं थे, वो झुक गए। उन्होंने जो कुछ आप सुनते हैं, ये पहली बार 1952 जून में स्वीकार किया। जून 52 में नेहरू जी शेख के सामने झुक गए। ये जो आज सुनते हैं अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा, अलग संविधान तो 1956 तक सब राज्यों का था, सब पार्ट बी स्टेट्स का था, लेकिन वो पार्ट बी स्टेट्स का भी एक कॉमन था, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेख ने भी स्वीकार किया, लेकिन दैट वुड बी अदर देन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट बी स्टेट्स। झुक गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। वास्तव में यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। संसद में डिबेट है, जबरदस्त डिबेट है, सब अपोजिशन ने कहा आप कैसे कर सकते हैं, क्या भारत के संविधान से ऊपर जा सकते हैं? क्या
क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी सुप्रीम है क्या? नेहरू जी का उत्तर है, रिकॉर्डेड है, पावर डज नॉट लाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट लाइज इन विशेज ऑफ पीपल, इफ दे वांट वी शुड ऑनर। फॉर नेहरू जी, विशेज ऑफ द शेख बट द विशेज ऑफ पीपल। वास्तव में इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उस समय राष्ट्रवादी शक्तियों की ताकत देश पे कम थी। शेख सत्ता से तो हट गए, लेकिन वो जो समझौता हुआ उसको लागू करने के लिए 14 मई 1954 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ, एंड दैट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज कॉन्स्टिट्यूशनल एब्यूज ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 में एक प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट को ऑर्डर करना है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का। कल्पना ऐसी थी कि बार बार संसद में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, J&K में असेंबली का रेटिफिकेशन हो जाएगा, राष्ट्रपति ऑर्डर कर देंगे, जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हो जाएगा, और इसके साथ साथ वो 370 भी समाप्त कर देंगे। इसके लिए संसद में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना टेम्परेरी था कि इसके लिए अमेंडमेंट भी टेंशन। लेकिन उसके स्थान के ऊपर फ्रॉड हुआ। 14 मई 1954 के ऑर्डर के कारण से परिणाम क्या है? आज जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान की केवल 260 धाराएं लागू है। उसमें से भी 100 धाराएं ऐसी हैं जिनमें सिग्निफिकेंट एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस है, जिसको लेकर राजीव जी सवाल कर रहे थे। नॉट ओनली सिग्निफिकेंट एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन बट एडिशंस आल्सो। तो क्या भारत के संविधान में 370 की आड़ में एडिशन हो सकते हैं क्या? क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की 100 धाराओं में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं क्या? ये जितने आपके सवाल थे क्यों क्यों क्यों, ये सब उसी में है। भारत का डिलिमिटेशन एक्ट लागू ही नहीं हुआ, दैट वाज इन दैट 134। ये जो संसद में लिखते हैं संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर छोड़कर 368 में संशोधन कर दिया गया। क्या पार्लियामेंट की पावर को लिमिट किया जा सकता है क्या? अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया। इसलिए कुछ बातें समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई विवाद नहीं है, यूएन में कोई विषय नहीं है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया, लेकिन सारे देश की डिबेट किस पे चल रही है? स्पेशल स्टेटस, डिस्प्यूट, ह्यूमन राइट वायलेशंस इन J&K, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इन सब बातों के ऊपर क्या इन सब से डिबेट बदल सकती है क्या? उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। और क्या काम करना है? ये डिबेट किधर जानी चाहिए, ये डिस्कोर्स किधर जाना चाहिए? इसीलिए हमने कहा डिबेट का डिस्कोर्स बनना चाहिए, नॉट आर्टिकल 370 बट हु आर द रियल विक्टिम्स इन J&K, और ड्यू टू दिस इंप्लीकेशन ऑफ 370 व्हाट हैज हैपेंड। आर्टिकल 370 विशेष दर्जा नहीं दे रहा। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोगों के अधिकारों का हनन कर दिया। जम्मू कश्मीर ने भारत के 125 करोड़ लोगों को बांट दिया। इस आर्टिकल 35A के कारण से, जिसको हम दोहरी नागरिकता कहते हैं, दोहरी नागरिकता नहीं है, नागरिकता एक है, लेकिन दो नागरिक है। एक नागरिक जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट। वो जो 54 का ऑर्डर बता रहे थे, उन्होंने कहा 54 में कि 10 साल पहले जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, यानी 1944 में, वो और उनकी संतानों को हम परमानेंट रेजिडेंट कहेंगे, बाकी सब आउटसाइडर कहेंगे। और उन परमानेंट रेजिडेंट को अधिकार दे दिया, बाकियों के अधिकार सीमित कर दिए। क्या भारत के 125 करोड़ के फंडामेंटल राइट्स को राष्ट्रपति अपने ऑर्डर से लिमिट कर सकता है क्या? क्या 125 करोड़ लोगों को बांटा जा सकता है क्या? भारत के 125 करोड़ लोगों में दो हिस्से हो गए। एक भारत के वो लोग जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, एक भारत के वो लोग जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट या स्थायी निवासी है। ये बढ़ सकता है क्या? 120 लाख लोग जम्मू कश्मीर के विक्टिम बन गए। वहां ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं, एससी के बारे में बताया, कश्मीर वैली के अंदर एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता। कश्मीर वैली में 2007 तक रिजर्वेशन फॉर एससी इन एम्प्लॉयमेंट नहीं था। 14% एसटी है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं। 73rd 74th अमेंडमेंट नहीं, राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं।
क्या भारत की ये जिन डेमोक्रेसी की सब बातों की आज हम बातें करते हैं, वो एम्पावरमेंट, वो पार्टिसिपेशन, वो अकाउंटेबिलिटी, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आज जिनको हम एंटी रेप लॉज कहते हैं, लोकपाल की बातें करते हैं, ये सब जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए क्या? जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोग पीड़ित बन गए। डिबेट का डिस्कोर्स क्या चाहिए? हु आर द रियल विक्टिम्स इन J&K? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे आ रहा है। किसका ह्यूमन राइट? भारत में मानव अधिकार की बात उस दिन तक नहीं की जा सकती जब तक वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को, जो 64 साल पहले भारत के अंदर आए थे, पंजाब सिंध बंगाल से सारे देश में लोग आए थे, हम में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पूर्वज आए होंगे, आज वो भूल गए, वो दर्दनाक हादसे भूल गए। वो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज वो आए, आज उनकी तादाद 2.5 लाख के लगभग है। 200 कैंपों में उनको बसाया गया। 64 साल बाद भी वो कैंप के अंदर है। उनको राइट टू ओन प्रॉपर्टी नहीं है, उनको हायर एजुकेशन का अधिकार नहीं है, उनमें से अधिकतर ओबीसी एससी हैं, उनको उनके वहां पर बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो वहां के ग्राम पंचायत विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो भारत में मानव अधिकार की बात करने का लाभ क्या है जब तक वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के मानव अधिकारों की बात नहीं होती? सारे देश में 10 दिसंबर को इनकी बातों की चर्चा होगी क्या? वो 2 लाख पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग आए, जिनकी तादाद आज 10 लाख है, 50,000 किलिंग हुई थी उनकी वहां पर।